हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे आज इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 फॉर्म के बारे में, जो एक सर्विसमैन से रिलेटेड है। एक सर्विसमैन से क्या क्या रिलेटेड है, और ये सारे फॉलोइंग पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहला रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ में। सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए एक सर्विसमैन अपना एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। एक सर्विसमैन और स्पेशल एक सर्विसमैन कैटेगरी में क्या अंतर है, किन पोस्टों के लिए ये अंतर मिलता है। दूसरा है कि क्या सर्विंग पर्सनल एसएससी सीपीओ 2020 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन का डेफिनेशन क्या है, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए इन्होंने क्या डेफिनेशन रखा है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दिल्ली पुलिस का अलग क्वालिफिकेशन है और सीएपीएफ का अलग क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी करना है, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ये बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ किस तरह थे एक सर्विसमैन के रिगार्डिंग आपके 2019 और 2018 और 2019 में कट ऑफ किस तरह थे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है कि नहीं होता एक सर्विसमैन का सीपीओ में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी तक वीडियो में बने रहें, सो दैट आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम बट ऑल्सो आई स्पीक समथिंग अबाउट एसएससी सीजीएल एग्जाम्स। ठीक है, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन निकला है, और इसके हिसाब से एक सर्विसमैन कैटेगरी में ये सारे वैकेंसीज आ रखे हैं। सीआईएसएफ दिल्ली पुलिस में 9, सीआईएसएफ में 2, एसएसबी में, एसएससी नहीं होगा ये, एसएसबी में 2, आईटीबीपी में 4, और सीआरपीएफ में 107 और बीएसएफ में 24, और ये सब मिला के इस बार 148 का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली 2 तरह के पोस्टों के लिए होता है। सबसे पहला होता है आपका दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर के लिए, और इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए सीएपीएफ में, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में होता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आते ही क्या क्या है, ये रहा सीआईएसएफ आते हैं, उसके बाद एसएसबी आता है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ। इन सब के सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होता है, जो 2020 में टोटल पोस्ट है 148 फॉर एक सर्विसमैन। नेक्स्ट चलते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस तरह एक सर्विसमैन का एग्जाम कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जनरल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि एग्जाम का मैक्सिमम एज होना चाहिए 25 साल नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, 30 साल एससी एसटी के लिए, और 28 साल ओबीसी के लिए। मैं चाहता हूं आप इस चीज़ को याद रखें जब मैं आपको फिर से एक सर्विसमैन का कट ऑफ कैसे निकालना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, अभी जो 2020 का एग्जाम निकला हुआ है, इस एग्जाम का एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 17/7/2020। ठीक है, इस 17/7/2020 में मान लीजिए मैं अपना एज कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, तो मेरा मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1983। ठीक है, तो इसके हिसाब से जिस दिन, मतलब ये जो क्लोजिंग डेट है 17/7/2020 से मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है इसका मैंने एज निकाल लिया, और ये मेरा एज निकल कर आता है 37 ईयर्स। ठीक है, इस 37 ईयर्स में मुझे क्या करना है, जितना साल मैंने फौज में नौकरी किया है, मैंने 15 साल नौकरी किया है, तो मैं क्या करूंगा, 15 साल को इससे घटा दूंगा। अब ये कितना हो गया, 22 साल। इस 22 साल में मैं फिर से क्या घटाऊंगा, 3 साल कंपलसरी, हर किसी के क्षेत्र में मैं 3 साल घटाऊंगा, तो कितना हो गया ये, 19 साल। और 19 साल में मैं फिर से क्या करूंगा, 1 साल और घटाऊंगा। ये 1 साल क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा कॉल अप पीरियड है। कॉल अप पीरियड की मतलब रिटायर होने के बाद 1 साल तक आपको अगर देश में कभी भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो आपको कुछ सेकेंडरी सर्विसेज के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि आपको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा, एक्टिव फोर्सेस में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट में या कुछ ऐसा चीज़ जहां से हमारे एक्चुअल जो आज के डेट में जो सर्विंग आर्म फोर्सेस है उनको थोड़ी मदद मिले, उसके लिए एक कॉल अप पीरियड रखा जाता है जो नेवी में 1 साल का है। तो मेरा ये पीरियड कितना हो गया, 1 साल हो गया। तो अब मेरा, मैं इस 1 साल को घटा दूंगा 19 साल से, तो अब एक्चुअल मेरा एज हो गया 18 साल।
तो अगर मैं, मेरा एज 18 साल है और मैं एक जनरल कैंडिडेट में आता हूं, मैं SC ST और OBC में नहीं आता हूं, तो मेरा एज होगा 25 माइनस 18, मतलब अभी भी मैं अगले 7 साल तक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं। लेकिन अगर मैं SC ST कैंडिडेट में आता हूं तो अभी से लेके और इसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा, मतलब अभी से लेके मैं 12 साल तक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं। लेकिन अगर मैं OBC कैंडिडेट में आता हूं तो मैं अभी से लेके सिर्फ 10 साल तक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं। आज के डेट अगर मान लीजिए कि 2020 है और मेरा अपना एज जो कैलकुलेट होकर आए वो 18 साल है, तो मैं आराम से 2027 तक दे सकता हूं अगर मैं जनरल कैंडिडेट हूं। अगर मैं SC ST कैंडिडेट हूं तो मैं आराम से इस पे और 5 साल तक दे सकता हूं, 2032 तक मैं आराम से एग्जाम दे सकता हूं। अगर मैं OBC कैंडिडेट हूं तो मैं 2030 तक एग्जाम दे सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने एज को किस तरह यहां पर कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा सो दैट आई कैन जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं आपको बताता हूं कि आप खुद से अपना एज कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर कि आप एलिजिबल है कि नहीं। बट जनरली अगर आपके पास 7 साल का भी टाइम है तो आप बहुत अच्छे से एलिजिबल होते हैं, बट स्टिल यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द एज। तो 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड्स एंड आई एम टेलिंग यू। राइट, देखिए, राइट, तो अब हम शुरू करते हैं कि हमको एज कैलकुलेशन कैसे करना होता है। ओके, राइट, तो देखिए यहां पर आप जब भी अपना एज कैलकुलेट करेंगे तो जो लिखा हुआ है वही रहेगा, क्योंकि सीपीओ का क्लोजिंग डेट यही है। इस दिन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना ओन डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपकी जन्मतिथि, इससे इसको आप माइनस कर देंगे। जितना भी आएगा, जितना भी यहां पर आएगा उसके साथ आप फिर से -15 करेंगे। जितना भी आएगा उसके साथ आप 3 साल और 1 साल, जो कंपलसरी सबका, ये कॉल अप पीरियड किसी किसी का 2 साल होता है, बट 4 साल तो सबका घटाना ही है, तो फिर जो आएगा यहां पर उसमें फिर से आप 4 माइनस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अब जो आपका क्युमुलेटिव टोटल जो एज यहां पर आया, वहां पर आप देखेंगे कि अगर आप SC के हैं तो उसमें आप +5 कर लेंगे, SC या ST के हैं तो आप +5 कर लेंगे, और अगर OBC के हैं तो आप +3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल एज हो जाएगा, जो मैंने अपने केस में बताया था कि अगर मान लीजिए कि मैं जनरल कैंडिडेट होता तो मैं 2027 तक एग्जाम दे सकता था CGL का, सॉरी CPO का। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन अकॉर्डिंग टू दिस CPO नोटिफिकेशन। तो देखिए, आपको पता है कि जो भी सर्व किया है एनी रैंक पे, आपको पता है कि फौज में कभी कभी लॉजिस्टिक ब्रांच भी मिलता है, तो भले ही जो मिला है वो कॉम्बेटेंट हो, वो फाइटर वाले ग्रुप में हो या नॉन फाइटर वाले या सपोर्टिंग वाले ग्रुप में हो, लेकिन अगर वो फौज में सर्व किए हैं किसी में भी, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, ठीक है, और वो रिटायर हुए हैं मिनिमम पेंशन लेकर, जो कि एयरफोर्स के लिए 20 साल बनता है, आई थिंक 20 साल, यस, इनिशियल एंगेजमेंट। नेवी के लिए 15 साल बनता है, और आर्मी के लिए 17 साल बनता है। तो इतने सालों तक जिन्होंने नौकरी किया है वो पेंशनेबल सर्विस उनकी हो गई। वो पेंशनेबल सर्विस लेकर अगर वो रिटायर हुए हैं, वो भले ही फौज में कॉम्बेटेंट में हो या नॉन कॉम्बेटेंट में हो, वो एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबल हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया देखिए कहता है नंबर 2 कि जो भी रिलीज हुए हैं सर्विस से मेडिकल ग्राउंड पे, आपकी भले ही 15 साल हुई हो या ना हुई, आपकी 10 ही साल हुई, अब 2 ही साल हुई हो, ठीक है, आपका 1 ही साल हुआ हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आपको मेडिकल ग्राउंड पे रिलीज किया गया है, और मेडिकल ग्राउंड इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मिलिट्री सर्विसेज में रहते हुए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जो आपके काबू के बाहर थे। जैसे कि आप कहीं गए और सेलिंग हो गया, या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपने कभी पैर रख दिया किसी चीज पर और आपको पैर में बहुत भयंकर चोट लग गई, आपका पैर फट गया, कुछ भी हो गया, तो उस तरह के केसेस में ये 15 साल या मिनिमम पेंशनेबल सर्विसेज अलाउड नहीं चलेगा। वहां पर क्या चलेगा, वहां पर अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं, क्योंकि इस केस में पक्का आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, भले 10 साल में मिले, 1 साल में मिले, तो भी आप एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबल हैं, और ये CPO का एग्जाम आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, और ये जो हमारा पॉइंट नंबर 3 कहता है, 3
में बहुत सारे और करके मिलेंगे, तो एक इसको शॉर्ट में बताता हूं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है और उसको छोटा किया जा रहा हो और उसका छोटा करने के वजह से आपको फौज ने निकाल दिया हो, ठीक है, आपको सर्विसेज ने निकाला हो उस एस्टैब्लिशमेंट को छोटा करने के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर उनको इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने अपना इनिशियल एंगेजमेंट खत्म कर दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनका इनिशियल एंगेजमेंट 10 साल का होता है और 10 साल के बाद उनको फौज ऑप्शन देके निकाल देती है, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे एक सर्विसमैन के लिए। या फिर आपको भी किसी कारणवश फौज ने निकाला है, ठीक है, फौज के कहने पे आप निकले हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपको फौज ने इसलिए निकाला है, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको इसलिए निकाला है कि आपने एक खुद से रिक्वेस्ट किया था, फौज ने नहीं निकालना है, फौज ने नहीं निकाला है, आपने खुद से रिक्वेस्ट किया था, या फिर आपको इसलिए हटाया गया है, आपका कोई मिसकंडक्ट हो, कोई बैड बिहेवियर हो, आप कभी भी अपनी अक्षमता दिखाए हैं, इनएफिशिएंसी दिखाए हैं सर्विस के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी, हाँ ठीक है, इन दोनों को आपने अगर कर रखा है और आपको ग्रेचुटी भी मिला है, आप जब रिटायर हुए हैं तो आपको कुछ पैसे भी मिले हैं, और इस केस में आपको नहीं मिलेगा एक सर्विसमैन कोटा। मैंने क्या क्या बोला, पहला तो आपने ओन रिक्वेस्ट से आप अगर निकल कर आए हैं, या फिर आपको डिसमिस किया गया है, किस लिए डिसमिस किया गया है, आपकी अभद्र व्यवहार के लिए, या फिर आपकी अक्षमता के लिए अगर डिसमिस किया गया है, तो आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में भी सर्विस किए हैं और पेंशन होल्डर हैं, तब भी आपको एक सर्विसमैन का कोटा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्मी पोस्टल सर्विसेज में जो लोग रेगुलर आर्मी से गए होते हैं और रिटायर करते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस से, ठीक है, आप एपीओ में आप सर्विस कर रहे हो लेकिन आप रेगुलर आर्मी के हैं, ठीक है, और आप वापस अपने पेरेंट यूनिट में ट्रांसफर नहीं गए, तो भी आपको एक सर्विसमैन कोटा मिल जाएगा। या फिर आप अगर पोस्टल सर्विस में रहते हुए भी आप कभी ऐसा हुआ कोई एक्सीडेंट हो गया जो आपकी ड्यूटी के तहत हुआ हो, जो मिलिट्री सर्विसेज में रहकर होता है, एट्रीब्यूटेड टू अगर सर्विसेज हो, तो भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और इसके तहत आपको एक सर्विसमैन कोटा मिल जाएगा, ठीक है। या फिर एक बहुत पुराना क्लॉज है कि अगर आप 1987 से पहले आप अगर 6 महीना के लिए भी आर्मी में नौकरी किए हों 14 अप्रैल 1987 से, तो भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगर गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, आप यहां पर 15 साल का क्राइटेरिया नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अगर आप गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं और भले ही आप टेरिटोरियल आर्मी में क्यों ना रहे हों, तो भी आपको एक सर्विसमैन कोटा मिल जाएगा। या फिर जो लोग भी एक्स रिक्रूट्स हैं जो कि बोर्ड आउट हो गए हैं, मेडिकल बोर्ड बैठा था और उनको सर्विस से मेडिकल बोर्ड ने निकाला है, ठीक है, और उनको निकालते वक्त डिसेबिलिटी पेंशन भी दिया है, बोर्ड ने उनको पहला तो बोर्ड आउट कर दिया क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी थी कि आप सर्व ना कर पाए फौज में, तो आपको बोर्ड आउट कर दिया गया है मेडिकल डिसेबिलिटी देकर, तो आप फिर भी एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबल हैं। तो मोटे तौर पे हम देखें तो या तो आप 15 साल नेवी में, 20 साल एयरफोर्स में, या फिर 17 साल आर्मी में नौकरी किए हों, किसी भी पोस्ट में आप आर्मी में नौकरी किए हों, तो आप एक सर्विसमैन कोटा के लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले अगर आपको आर्मी ने निकाला है या फिर फौज ने निकाला है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो अगर फौज ने अपने आपके कहने पर निकाला है, आपके रिक्वेस्ट पे निकाला है, या फिर आपका बैड बिहेवियर था उसके चलते निकाला है, या फिर आप इनएफिशिएंट थे, आपकी अक्षमता थी उसके लिए निकाला है, तब आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको फौज ने किसी दूसरे कारण से निकाला है कि जब वहां पर आपका रिडक्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो रहा हो, कोई बड़ा यूनिट को छोटा बनाया जा रहा हो और ऐसा पाया गया कि आप एक्सेस हो रहे हैं, तब निकाला है, तो आपको एक सर्विसमैन कोटा मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं कि आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, मेडिकल बोर्ड बैठा हो, बोर्ड ने आपको डिसेबिलिटी पेंशन देकर आउट किया है, तब वहां पर भी आपको एक सर्विसमैन कोटा मिल जाएगा। मोटे तौर पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यह बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि एसएससी सीपीओ में, इस सीपीओ के एग्जाम में 2 तरह के प्रोविजंस हैं। एक है स्पेशल कोटा एक सर्विसमैन, और दूसरा होता है जो जनरल कोटा एक सर्विसमैन। ये होता है जनरल एक सर्विसमैन, जनरल कैटेगरी एक सर्विसमैन, और एक होता है स्पेशल कोटा एक सर्विसमैन। मैं बताऊंगा स्पेशल कोटा एक सर्विसमैन क्या होता है। अगर आप स्पेशल फोर्सेस में, पैरा कमांडोज में, पैरामिलिट्रीज में, उस तरह की फोर्सेस में आपने काम कर रखा है, या फिर आप ये एनएसजी
जो पॉलिटिशियंस का जो बॉडीगार्ड होते हैं, वहाँ जो या फिर जो जैसे कि वहाँ पर जब मुंबई अटैक में जो एनएसजी कमांडोज आए थे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो कमांडोज में अगर आपने सर्विस किया है तो आप एलिजिबल हैं स्पेशल एक सर्विसमैन कैटेगरी के। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर रहे हो कमांडो कोर्स का, जो भी देखिए आर्मी जो कमांडो कोर्स कराती है, स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडो कोर्स होते हैं, या फिर नेवी जो मार्कोस कराती है, या एयरफोर्स में जो गरुड़ कमांडो करवाया जाता है, इन सब में अगर आप एक बतौर इंस्ट्रक्टर के तहत भी अगर आपने यहां पर अपने सर्विस दिया है अपना, तो आप एक सर्विसमैन कोटा के लिए, स्पेशल एक सर्विसमैन कोटा के लिए आप एलिजिबल बनते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप नेवी, एयरफोर्स कहीं पर भी रहे हो, स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट्स में आप रहे हो कुछ दिनों के लिए, और आप ऑफिसर हो यहां पर, मतलब जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जो नॉन कमीशन हैं, जो यूआरस हैं, जो सिपाही हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए रहे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट्स में कुछ दिनों तक काम किए हों। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों को एक सर्विसमैन कोटा में स्पेशल एक सर्विसमैन कैटेगरी मिलेगा। इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो जितने भी वैकेंसीज आती हैं उसकी 50% जो कोटा है वो स्पेशल एक सर्विसमैन को दिया जाता है, और ये सिर्फ स्पेशल एक सर्विसमैन कोटा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस वालों में ही मिलता है। ठीक है। आप अगर सीएपीएफ के लिए, जैसे कि आप बीएसएफ में या सीआरपीएफ में, इन सब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर ये स्पेशल कोटा, स्पेशल एक सर्विसमैन कोटा नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आप अगर दिल्ली पुलिस में रहे हो और इन सब यूनिट्स में आप काम किए हो जो मैंने आपको बताया, तो आपको एक स्पेशल एक सर्विसमैन कोटा में मिलेगा। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप जस्ट क्वालिफाइड हो तो भी आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये मैं फिर से बताऊंगा, ये बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे नौकरियों के लिए ये स्पेशल सर्विस कोटा, स्पेशल एक सर्विसमैन कोटा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सर्विंग पर्सनल जो आर्मी या एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं, अभी भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तीनों फोर्सेस में अगर अभी भी वो नौकरी में हैं, जो सर्व कर रहे हैं अभी, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, वो दे सकते हैं। इसके लिए पहला जो कंडीशन है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, पहला कंडीशन है कि 17/7/2021, ये डेट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप इस डेट से पहले आप अगर रिलीज हो रहे हो, अगर इस डेट से पहले आप रिलीज हो रहे हो, तब आप सीपीओ 2020 का एग्जाम अपीयर करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये डेट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो सीपीओ 2020 का जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके हिसाब से आखिरी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 17/7/2020, 17/7/2020 लास्ट डेट है। तो जो लास्ट डेट है एग्जाम में अप्लाई करने का, उससे अगर आप 1 साल बाद अगर आप एक सर्विसमैन बन रहे हो तो आप एलिजिबल हैं सर्विंग में रहते हुए भी इस बार सीपीओ के एग्जाम देने का। नेक्स्ट क्या है कि इसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा, इस बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या करना पड़ेगा। इस थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल इन दिस। तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, लेट्स चेंज अ कलर। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, आपको एनओसी ऑब्टेन करके रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड ऑफिस से ये एनओसी भेजा जाता है। जैसे हमारे नेवी में जो हमारा रिकॉर्ड ऑफिस होता है वो कैप्स होता है, और कैप्स भेज देता है। जैसे ही आप 13.5 साल होता है और आप ईएस रखते हैं कि आप सर्विस करना नहीं चाहते हैं, तो वो 5-6 महीने के अंदर आपको एक एनओसी भेज देता है कि जब अब आप सिविल के एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जैसे आर्मी में ये एनओसी का कंसेप्ट नहीं है, वो एनओसी टाइप की कोई चीज नहीं देते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने कमांडिंग ऑफिसर से एक डिक्लेरेशन पे साइन करवाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्विंग में रहते हुए 2020 के एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है आपने, और ये जो 2 फॉर्मेट्स मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास नहीं रहा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मेट है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओह गॉड, चलिए, आई थिंक यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट डजेंट मैटर, मैं आपको बता दूंगा कि या फिर मैं इस वीडियो के साथ मैं एक अटैचमेंट डाल दूंगा और वहाँ पे दे दूंगा कि वो वाला आपको कमांडिंग ऑफिसर से आपको वो साइन करवाना है। ठीक है। तो अगर आप सर्विंग पर्सनल हैं तो भी आप फौज में, तो भी आप
CPO 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 17/7/2021 से पहले आप रिलीज हो रहे हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा हो रहे हो तो आपको दो कार्रवाई करना है, या तो आपको एनओसी प्रोड्यूस करना है जो रिकॉर्ड ऑफिस देता है, और अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं और रिकॉर्ड ऑफिस आपको इस तरह का कोई एनओसी नहीं देता है तो आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से एक फॉर्मेट में जो एनेक्सर 3 में लिखा हुआ है, एनेक्सर 3, ये जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीपीओ का, उसके एनेक्सर 3 में इस चीज को डाला हुआ है, वहां से आप उस फॉर्मेट को आप अपने कमान अधिकारी से साइन करवाएंगे और वहां पे एक राउंड स्टैम्प कमान अधिकारी का लगेगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सर्विंग रहते हुए भी इस बार के एग्जाम को देने के लिए। चलते हैं आगे, चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा एक सर्विसमैन के लिए सीपीओ 2020 में। सीपीओ 2020 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए दो तरह के, मैंने आपको बताया सीपीओ दो तरह के एग्जाम कंडक्ट करता है, एक दिल्ली पुलिस के लिए और एक सीएपीएफ पोस्ट के लिए। अब दोनों का थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताऊंगा। देखिए पे प्रोटेक्शन, पे के हिसाब से दोनों का पेमेंट लगभग सेम है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से ये सी ग्रुप में आता है और कैटेगरी के हिसाब से ये बी ग्रुप नॉन गैजेटेड में आता है, ठीक है। तो इस पोस्ट को ना उस दिल्ली पुलिस वाले पोस्ट से थोड़ा बेहतर माना गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर दिल्ली पुलिस में आपको अप्लाई करना है और आप फौज में रहकर आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो कोई बात नहीं, जब आप रिटायर होंगे तो आपको पता है कि आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है। तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप दिल्ली पुलिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब दिल्ली पुलिस के लिए जो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आर्मी देती है या एयरफोर्स देती है या नेवी देती है, ठीक है, इन तीनों को दिखाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल दिल्ली पुलिस के लिए। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक और कंडीशन है कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस पक्का होनी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का, वो जो जीप कार ये जो चलाते हैं उस तरह का एक ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस चीज को क्लियरली लिखा हुआ है। तो दो क्वालिफिकेशन है। अगर आप दिल्ली पुलिस में एक सर्विसमैन अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। अगर आप नॉन ग्रेजुएट हैं तो जो फौज 15 साल के बाद जो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट देती है आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का, हेवी मोटर व्हीकल का नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सीएपीएफ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप बीएसएफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप सीआरपीएफ के लिए या सीआईएसएफ के लिए, इन सब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तब आपको एक ग्रेजुएशन होना, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कोई चीज नहीं चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस में चाहिए, लेकिन आप ग्रेजुएट पक्का होना चाहिए। और नोटिफिकेशन में डेट ऑफ ग्रेजुएशन भी दिया हुआ है 01/01/2021, मतलब 1 जनवरी 2021 से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और ये कंडीशन किसके लिए अप्लाइड है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1/1/2021, अभी चल रहा है 20, ठीक है, अभी जून 20 चल रहा है, तो आप 6 महीने के अंदर अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप सीएपीएफ के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएपीएफ पोस्ट के लिए आप जो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है जो 15 साल में दिया जाता है, अगर आपके पास वो है तो आप सीएपीएफ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ थी इसमें, आई थिंक सीपीओ 2018 में। सो थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बताता हूं कि कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ थी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इन 2018 मैं ना कंबाइंड कैटेगरी बता देता हूं सो दैट आपको आसान रहेगा। दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। तो दिल्ली पुलिस में टियर 1 में आपका जो कट ऑफ था, आई थिंक टियर 1 का मैंने लिखा नहीं है, इट वाज अराउंड 49, ठीक है, टियर 1 का। और टियर 1 और टियर 2 दोनों मिलाकर जो कट ऑफ था वो था दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको बोलूंगा 204।
और मैं आपको बताऊंगा कि टीयर 1 टीयर 2 कैसे होता है, एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है। आप, मुझे लगता है आपको पहले से ही मालूम होगा, नहीं मालूम है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये। बट एज ऑफ नाउ आप समझ गए कि आप अगर आउट ऑफ 200 टीयर 1 में आप अगर 49 नंबर भी लेके आते हैं तो आप एलिजिबल हैं टीयर 2 देने के लिए। और टीयर 2 में आउट ऑफ 200, एक मिनट, आउट ऑफ, ये देखिए, एक मिनट, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, राइट। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि आउट ऑफ 200 एटलीस्ट आपको 130 से लेके 150 तक का मार्क्स आपको इंग्लिश में लेके आना पड़ेगा टीयर 2 में, ठीक है। और आप, ये मैं मिनिमम मार्क्स बताया आपको, ये मिनिमम मार्क्स अगर आप 49 लेके आते हैं तो आप एलिजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन 1 2 मिलाकर आपके पास कम से कम 204 नंबर होने चाहिए दिल्ली पुलिस में जाने के लिए। और 2018 में दिल्ली पुलिस में टोटल 9 वैकेंसीज थी एक सर्विसमैन के लिए, और ये लगभग सारी वैकेंसीज फुलफिल हो गई थी। सिमिलरली 2019 में द कट ऑफ वाज फॉर दिल्ली पुलिस 40, ये मुझे याद है, बट ये वाला ना आई थिंक 40 या 49 के बीच में ही कुछ है। बट इसमें क्या है कि ये पक्का 40 था टीयर 1 में, और सिमिलरली 204 टू 210, आई थिंक 210 और वॉट एवर आप पकड़ सकते हैं कि इतना नंबर तो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे अगर आप एसएससी सीपीओ में दिल्ली पुलिस में आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, मुझे मालूम है कि आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, इफ यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एग्जामिनेशन का जो स्कीम होगा वो टीयर 1, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारे 50-50 मार्क्स के आते हैं। मतलब टीयर 1 का टोटल मार्क्स मैं निकालूं तो 200 है, और इस 200 में आपको 40 मार्क्स लाना है अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा, मैं बताऊंगा आखिरी में कि कैसे आपको पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 40 तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट आपको कोशिश करना है कि कम से कम यहाँ पर आपको 70 से 80 तक लेके आना है, ठीक है। आउट ऑफ 200 स्कोरिंग दिस मच मार्क्स विल नॉट बी एट ऑल डिफिकल्ट। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है जिससे कि ये आ जाए, ठीक है। तो आपने टीयर 1 दिया, और टीयर 1 4 सब्जेक्ट का होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, 50-50 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और 200 टोटल मार्क्स का होता है। और इसमें से आप 40 मार्क्स लाते हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं, आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बट सेफ मार्क्स होता है, अगर आपको नौकरी लाना है तो कम से कम 70 से 80 नंबर आपको टीयर 1 में लेके आना चाहिए। जैसे ही आप टीयर 1 पास करेंगे, आपको एक पीटी या पीएसटी से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक्स सर्विसमैन के लिए ये पीईटी और ये जो पीएसटी है ये कंडक्ट नहीं कराया जाता है, लेकिन आपका मेडिकल टेस्ट पक्का होगा, ठीक है। तो आपको पीईटी और पीएफटी तो देना ही नहीं है, ये सिर्फ जनरल सिविलियंस के लिए है। तो जैसा मैं बता रहा था, टायर 1 आपने पास किया तो आपको बुलावा आएगा पीईटी के लिए, लेकिन पीईटी में आपको अपीयर नहीं करना है, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आप मेडिकल टेस्ट में अगर ठीक पाए गए तो आपको टायर 2 के लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। टायर 2 का मैं आपको बता रहा हूं, टायर 2 में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एक पेपर होता है। इस इंग्लिश के पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं, हर क्वेश्चन में 1 नंबर होता है। अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, गलत करेंगे तो 2.5 मार्क्स को काट दिया जाएगा, ठीक है। और ये पेपर होता है 2 घंटे का। आई थिंक ये यहां तक आपको पता है। और जब ये टायर 1 और टायर 2 दोनों आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ये लगभग फाइनल स्टेज होता है आपकी नौकरी का। तो मैं आपको बताऊंगा कि बीइंग एन एक्स सर्विसमैन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। तो ये देखिए, एक्स सर्विसमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। आपकी 10वीं के मार्कशीट ओरिजिनल
और सर्टिफिकेट। आपको मुझे मालूम होगा कि ये सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। मार्कशीट होता है जहाँ पे सिर्फ मार्क्स लिखे रहते हैं, ठीक है, और सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे ये वर्ड्स में लिखा रहता है कि मिस्टर सो एंड सो हैज़ क्वालिफाइड दिस एग्जाम ऑन सो एंड सो डेट विद सो एंड सो सब्जेक्ट एंड सिक्योर्ड ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो भी है, और नीचे वहाँ पर स्टैंप लगाया रहता है। तो इसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं और इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरा 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप सर्विंग सोल्जर्स हैं, अगर आप अभी भी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, जिस दिन ऑनलाइन मतलब आप अगर मान लीजिए कि इसका लास्ट डेट है 17/7/2020, आप इस दिन तक अगर आप रिटायर नहीं हो रहे हैं तो आपको एक एनओसी दिखाना पड़ेगा जो कि सर्विंग सोल्जर्स के लिए होता है, और नहीं तो एनेक्सचर 4 में जो कमांडिंग ऑफिसर जो ऑथराइज करके देता है कि हाँ सो एंड सो पर्सन विल बी रिलीज्ड बाय सो एंड सो डेट, ठीक है, जो कि आपको नोटिफिकेशन के एनेक्सर 3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज में दोनों में से किसी एक फॉर्म को पक्का आप भरवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना तो आपको अपने सीओ तक पहुंचने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा और आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सर्विंग हैं तो या तो आपके पास एनओसी होना चाहिए या फिर एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कमांडिंग ऑफिसर का, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में कि वो कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही है, अगर आप सर्विंग हैं तो कमांडिंग ऑफिसर का एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके सिवाय जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज बुक कहते हैं इसको, सर्टिफिकेट नहीं कहते, डिस्चार्ज बुक चाहिए। ये आप भले ही सर्विंग या रिलीज्ड हो, आपको हर हालत में डिस्चार्ज बुक दिखाना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन होते हुए आप अगर एससी एसटी या ओबीसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी कोटा का जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक हमने पूरा बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। आई विल टॉक अ लिटिल बिट कि ये एग्जाम सीजीएल से कैसे थोड़ा अंतर है, हाउ दिस एग्जाम इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम सीजीएल एग्जाम, और यहाँ पर आपको किस तरह से तैयारी करनी है सो दैट कि आप आराम से फर्स्ट टर्न में ही इसको मतलब एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, ठीक है। तो आई जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आई एम जस्ट रेडी, you know sometime it becomes, I hope you could understand, just give me few minutes, मैं just कर रहा हूँ, right। ये देखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कैसे यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बताऊंगा सीपीओ के एग्जाम के लिए, और एक सर्विसमैन को कहाँ कहाँ चैलेंज आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीजीएल एग्जाम्स, ये भी आपको अच्छे से मैं समझाता हूं, राइट। नाउ सी, अगर आपको टीयर 1 में एज एन एक्स सर्विसमैन यू हैव टू स्कोर ओनली 40 मार्क्स, बट दिस 40 मार्क्स इज जस्ट कट ऑफ, इससे आपको ज़्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो आपको कम से कम जो सेफ स्कोर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपको पक्का नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो कितना है, 70 से 80 मार्क्स। देखिए इंग्लिश जो है, यहाँ पे आपको इंग्लिश से तो लगाव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टीयर 2 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का होगा। तो बेटर होगा कि आप अपना पूरा ध्यान इंग्लिश पर दें, ठीक है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, आपको बहुत आसान पेपर आते हैं, अराउंड 30 to 40% ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता बट पैटर्न वही आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एडजेक्टिव का एरर है तो एडजेक्टिव के एरर पे 5-10 सवाल पक्का आ जाएंगे, एंड इट इज़ वेरी सिंपलर, ठीक है। आपको वर्ड मीनिंग भी थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको इंग्लिश पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपको स्कोर बढ़ाएगा वो होगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग 50 मार्क्स के आएंगे और 50 क्वेश्चंस आएंगे, और आप आराम से इसको अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। जीके तो एक अथाह सागर है, वेयर वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आप जीके में ऐसा कीजिए कि जो जनरल जीके होता है, स्टैटिक जीके हम कहते हैं, बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया, बेसिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स कि अकबर कब आया, कब मरा, कौन था, मलिक काफूर कौन था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, खिलजी वंश की स्थापना, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, क्यों आई, कैसे खत्म हुआ, किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की, ये सारी जो स्टैटिक जीके हैं ये सब आपको पढ़ लेना है, 80% आपको मिल जाएगा। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहें,
अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी सीजीएल का टीयर 1 और एसएससी सीपीओ का टीयर 1, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहला तो एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए। जैसे कि सेक्शंस सेम रहते हैं, इंग्लिश इधर भी रहेगा, इंग्लिश इधर भी रहेगा, जीके इधर भी रहेगा, रीजनिंग इधर भी रहेगा और मैथ्स इधर भी रहेगा। बट बस अंतर यही है कि जैसे यहाँ पर एक पैटर्न पर, जैसे कि मान लीजिए मिरर इमेज पर अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे मिरर इमेज पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश यहाँ पर भी सीजीएल में भी कंपैरेटिवली सिंपल आता है अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, इधर भी इंग्लिश लगभग सिंपल ही आता है। जीके यहाँ पर भी काफ़ी वास्ट होता है, आप पता नहीं कर सकते कि कहाँ से जीके आएगा, यहाँ पे वास्ट होता है। अगर आप जीके में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको सीजीएल में भी फ़ायदा मिलता है और यहाँ पे भी फ़ायदा मिलता है। दूरदर्शिता जाएगी मैथ्स पे, क्योंकि यहाँ पर के जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप पकड़ के रखिए कि 20 क्वेश्चंस तो स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब जिसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड आते ही हैं, लेकिन बीइंग एन एक्स सर्विसमैन आप अगर 50 में से 20 से 30 भी सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो ईजिली डूएबल आते हैं, 10 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, तो आप आराम से बिना थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हुए 20 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि विच ऑल बुक्स वुड बी यूजफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अगर इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो देखिए, एक ए.के. वर्मा की किताब आती है, सॉरी ए.के. सिंह की किताब आती है, एम.बी. पब्लिकेशन। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आप थोड़ा सा अगर आप अच्छे से आप लिख लो, एम.बी. पब्लिकेशन की बुक है, उनका राइटर का नाम है ए.के. सिंह। ये बुक बहुत अच्छी है और अच्छी बात है कि इस बुक में एक्सप्लेनेशंस जो है ना वो सारे हिंदी में दिए हुए हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो सारे इंग्लिश में दिए हुए हैं। इससे डीप एंड डिटेल्स आपको बुक कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस वन। आप राकेश यादव की किताब ले सकते हैं फॉर मैथमेटिक्स। राकेश यादव की क्लास नोट्स विल ऑल्सो बी इक्वली गुड। अगर आपको कोई समझाने वाला मिल जाए क्लास नोट्स तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप एडवांस मैथ राकेश यादव का ले लेंगे तो इट्स टू मच, इट्स वेरी गुड। उसके बाद राकेश यादव का ही मैं बुक रिकमेंड करूंगा रीजनिंग के लिए भी। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीजनिंग विथ राकेश यादव। और जीके मैंने बोला अथाह सागर है, तो यू कैन इफ़ पॉसिबल स्टार्ट विथ लूसेंट। लूसेंट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उससे कीजिए, दिस इज गुड एनफ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँगा। माई एम इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो टेल यू कि देखिए सीजीएल में और बैंक में सारे एक्स सर्विसमैन को नौकरी मिल जाए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आराम से मिल जाता है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि 2018 में आई थिंक आउट ऑफ 168 वैकेंसी में सिर्फ 70 वैकेंसी फिल हुए थे। इतने वैकेंसी यहाँ पे खाली थे एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि एक सर्विसमैन प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अपने आप को जांचिए। अगर आपको लगता है कि आप अगर एसएससी में मैथ्स आपका वीक है और बैंक में आप रीजनिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है आप, तो मेरे हिसाब से एसएससी सीपीओ इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू। एडवांटेजेस ये है कि इसकी नौकरी हर साल लगती है, हर साल नोटिफिकेशन आता है। आप सीजीएल का देखिए, 2017 का अभी तक फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं आया है, तो सीजीएल ऐसे ही लटक लटक के चलता है। सीपीओ लटक लटक के नहीं चलता है, हर साल मिलता है। और यहाँ पर आप एक सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे जा रहे हैं, एंड आप 10 साल के अंदर आप 4600 ग्रेड पे चले जाएंगे। अगर मैं सीएपीएफ के नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करूं तो देखिए, आपको एज अ इंस्पेक्टर या एज अ सब इंस्पेक्टर आपको खुद ड्यूटी पे लगना है, ऐसा बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अगर सीआईएसएफ में लगते हैं तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में तो सब इंस्पेक्टर भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर से 10 साल के बाद आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं ना, तो आपका मेन ड्यूटी ये रहता है कि आप लोगों को उनके पोस्ट पे लगा के रखो। आपकी ड्यूटी लगाना आपकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी से रिटर्न आए कि नहीं आए ये आपकी ड्यूटी है। आप उनके इंचार्ज हो ये आपकी ड्यूटी है, उनका प्लाटून कमांडर आप बनोगे ये सब आपकी ड्यूटी है। तो नेचर ऑफ ड्यूटी इज मच बेटर। अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इज देयर इन सीपीएफ एग्जाम्स। इफ़ यू क्लियर दिस, इफ़ यू बिकम सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बने या सीएफ या बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बने, तो देयर इज़ बेटर प्रोविजंस। ठीक है, और ये आपका बी ग्रेड में आता है। ठीक है, गवर्नमेंट के बी ग्रेड के जॉब्स में आता है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी मिलती है। ठीक है, लाइक सीजीएल ही सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलती है।
ठीक है। एंड आई रिकमेंड कि आप CRPF को एकदम लास्ट वाले प्रोविजंस में डालें, बिकॉज पीपल जैसे कि आई वांट टू टेल यू इट वाज द ईयर, यस, तो ठीक है, आई फील कि CRPF को ना आपको लास्ट प्रोविजन में डालना है, ठीक है। बट इसके सिवाय आप CISF डाल सकते हैं, आप बाकी एक जो पोस्ट हैं CAPF वाले, अगर वो इफ़ यू फील गुड यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि CAPF एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट व्हाट, एंड आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि एक सर्विसमैन की डेफिनेशन और एक सर्विसमैन रिलेटेड क्वेरीज़ क्या होते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो ये हमारे भाइयों में सर्कुलेट कीजिए, बिकॉज जो नए नए बाहर आते हैं सर्विस में उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। आई होप दिस विल बी वेरी यूज़फुल टू देम एंड इट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू एज वेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और विश यू अ वेरी वेरी good luck and have a nice wonderful second innings of your life. Thank you very much.